हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। आज हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे जो कि एफ वाई बी सी ए के सेमेस्टर 2 के सिलेबस में है। और साथ ही साथ ये सब्जेक्ट हमारे जो बी एस सी आई टी होते हैं, बी एस सी सी एस होते हैं, ये सब जगह भी ये सब्जेक्ट है। सो अगर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बाकी सारे कोर्सेज में भी, जैसे बी एस सी आई टी हो गया, सी एस हो गया या बी सी ए हो गया, ये सब में जहाँ जहाँ स्टैटिस्टिक एग्जिस्ट करता है वो सब में ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहला टॉपिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करें तो ये सब चीज़ स्टार्ट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि पहली बात तो इसका मतलब क्या है। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब होता क्या है? तो सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये होता है, सेंट्रल मतलब मिडिल पार्ट। सो अगर हम बात करें यहाँ पे तो कोई भी टर्म्स में, कोई भी डेटा में जो मिडल डेटा होता है, जो मिडल वन होता है, वो मिडल डेटा कैसे चेंज हो रहा है, वो मिडल डेटा की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है या फिर वो कैसे अफेक्ट कर रहा है बाकी सारे डेटा पे, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अब उसी सेंट्रल टेंडेंसी को कितने तरीके से मेज़र किया जा सकता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मोस्टली 3 टॉपिक्स आते हैं, दैट इज़ योर मीन, मीडियन एंड मॉड। सो अगर हम लोग बात करें मीन, मीडियन एंड मॉड, ये 3 टॉपिक्स हमें यहाँ पे इस चैप्टर में इसको कवर करेंगे। सो सबसे पहले बात आते हैं मीन के ऊपर। सो मीन को अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, ये सारे डेटा, ये सारी चीज़ें, ये सारे टर्म्स कैलकुलेट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना किसके ऊपर है। ये डेटा हमें कैलकुलेट, मतलब ये सारे टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है डेटा के ऊपर। नाउ व्हाट इज़ डेटा? तो डेटा की जैसे अगर हम बात करें तो डेटा में हमारे पास 2 तरीके का डेटा होता है। डेटा, कोई भी डेटा जो जिस तरीके से हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं कहीं से भी, तो वो हर एक चीज़ डेटा हो जाता है। अब उसी डेटा के ऊपर हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, ये सारे मीन, मीडियन, मॉड, ये सारे टर्म्स हम कैलकुलेट करते हैं। सो डेटा हमारे पास 2 तरीके का होता है, एक होता है अनग्रुप डेटा और दूसरा होता है ग्रुप डेटा। सो अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा की अगर बात करें तो सबसे पहली बात, ये डेटा 2 पार्ट में क्लासीफाई क्यों किया गया। तो अनग्रुप डेटा की जैसे बात करें, अगर मान लीजिए डेटा है हमारे पास, एक अनग्रुप डेटा ही है। अभी अनग्रुप डेटा होता क्या है? तो अगर हम बात करें तो ये अनग्रुप डेटा, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने कोई टेस्ट लिया, मैंने किसी जगह पे 10 स्टूडेंट्स है, वहाँ पे मैंने टेस्ट लिया। सो आउट ऑफ 10 मार्क्स मैंने छोटा सा एक टेस्ट ले लिया, वो 10 के 10 स्टूडेंट्स का एक मार्क्स आया। अब एक एक करके मैंने हर एक स्टूडेंट्स को पूछा कि कितने मार्क्स आए। तो सपोज कीजिए कि किसी स्टूडेंट को 5 मार्क्स आया, किसी को 3 आया, किसी को 8 आया, किसी को 9, इस तरीके से हर एक स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ मार्क्स आए हैं। पूरे 10 स्टूडेंट्स को आउट ऑफ 10 उनको कुछ मार्क्स आए, एंड वो सारे को मैंने मार्क्स को सारे ऐसा लिस्ट करके लिख दिया। तो अब इससे होगा क्या, ये सारे लोगों के मार्क्स जो ऐसा लिस्टिंग ऑर्डर में लिखा गया है ना, दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा, जिसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है, जिसमें हमने कुछ भी ग्रुप नहीं किया, सारे लोगों के मार्क्स हमने लिस्ट करके बस एक एक करके लिख लिया है। तो दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। अब रही बात, क्या अनग्रुप डेटा से सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे? क्या ये जो मीन, मीडियन, मॉड की बात कर रहे हैं हम लोग, क्या ये सिर्फ अनग्रुप डेटा जो है सिर्फ इसी के लिए, मतलब अगर हम लोग जैसे मान ले इस टाइम पे 10 मार्क्स का टेस्ट है, राइट, बट अगर मैंने यही मार्क्स को इंक्रीज कर दिया, मैंने बोला पूरे 100 मार्क्स का टेस्ट है, एंड इस टाइम पे मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी 10 नहीं है, इस टाइम पे मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000 हो गए। सो अब हम लोग किस तरीके से इनके मार्क्स को लिस्ट करेंगे या फिर इनके मार्क्स का डेटा कलेक्ट करेंगे? इस टाइम पे अगर मेरे को पूरे 1000 स्टूडेंट्स को एक एक करके मार्क्स अगर लिस्ट करना रहेगा तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है बट उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, वो पूरे 1000 स्टूडेंट्स का आउट ऑफ 100 मार्क्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम अगर ग्रुपिंग कर ले, ग्रुपिंग मतलब क्या, अगर हम कुछ तरीके से ऐसा करें कि 0 to 10 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका काउंटिंग कर लें, 10 to 20 मार्क्स के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका काउंटिंग कर ले, 20 to 30 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका काउंटिंग कर ले। तो इस तरीके से अगर हम काउंटिंग करें तो हमारे पास सिर्फ 10 लाइन्स में पूरे 100 मार्क्स वाले डेटा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स हो चाहे 10,000 स्टूडेंट्स हो, कितने भी स्टूडेंट्स हो, आउट ऑफ 100 कितने उनको मार्क्स आए, उनका पूरा का पूरा डेटा एक टेबल में हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये इस डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी बिकॉज जो स्मॉल नंबर ऑफ डेटा है उसको तो हम अनग्रुपिंग से कर सकते हैं, उसमें ग्रुपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर ज़्यादा डेटा है हमारे पास 1000 या 10,000, तो उस टाइम पे हम उसको अनग्रुप डेटा की तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, एंड इसीलिए हमें वहाँ पे ग्रुपिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इसलिए हमारे पास जो डेटा है वो 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया। सो हम अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ये जो मीन, मीडियन, मॉड है, ये मीन, मीडियन, मॉड हमारे पास किस तरीके से ये
ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड के फॉर्मूलेस देखेंगे एंड उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस करेंगे। सो हम यही चीज़ यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ योर मीन। सो मीन में हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया कि अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा दोनों है। सो दोनों के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। डिफरेंट मतलब एक्चुअली वो फॉर्मूला दोनों सेम है, बट उसको हम ऐसा डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं ताकि आप लोग को याद रख सके कि कैसे ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग में अलग अलग फॉर्मूलेस आ रहे हैं। सो अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेटा जो हमारे पास था, ये था हमारे पास अनग्रुप डेटा एंड दूसरा है हमारे पास ग्रुप डेटा। सो अनग्रुप डेटा में हमारे पास दो तरीके का फॉर्मूला होगा। एक वो फॉर्मूला जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है ना। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी डेटा में कोई भी एक नंबर कितनी बार अकर कर रहा है, कितनी बार वो चीज़ें, वो नंबर कितनी बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वो काउंटिंग। उस काउंटिंग को हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। तो जैसे कि मैंने जो अभी एग्जांपल दिया था, उस एग्जांपल में कुछ भी ऐसा जो हम लोगों ने अभी 10 मार्क्स के स्टूडेंट्स का जो मैंने डेटा लिखा, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया था, उसमें कोई काउंटिंग नहीं लिखा था हमारे पास कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। सो यहाँ पे अनग्रुपिंग डेटा में अगर हम फॉर्मूला देखें तो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो उस टाइम पे हमारा जो फॉर्मूला है मीन का, वो मीन का फॉर्मूला, मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, तो वो मीन का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आइज अपॉन एन। ये हो जाएगा हमारे पास मीन का फॉर्मूला जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तब। एंड वही बात अगर हम लोग बात करें कि जब फ्रीक्वेंसी दिया है तब क्या होगा ये फॉर्मूला, तो व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, मतलब जब हमें एफ आई का वैल्यू दिया है, फ्रीक्वेंसी उसको एफ आई से डिनोट किया जाता है, तो जब हमें फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया है तो उस टाइम पे जो मीन होगा एक्स बार, उसका फॉर्मूला होगा दिस इज आई, यहाँ पे एन, यहाँ पे होगा एक्स आई अपॉन इंटू एफ आई होगा एंड होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे एफ आई होगा। सो ये फॉर्मूला क्यों है, कैसे है, और ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में कैसे चेंज हुआ, ये दोनों फॉर्मूला अलग नहीं है, बट हम लोगों ने दो अलग अलग तरीके से क्लासीफाई इसलिए कर दिया है ताकि आप लोगों को दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, कि एक तरीके से डायरेक्टली अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप वहाँ से देख के डायरेक्टली बता सके कि अच्छा फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है। एक तरीके से ये दोनों फॉर्मूला सेम है, बट किस तरीके से सेम है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि कैसे ये दोनों फॉर्मूला एक सेम ही है। जैसे ये सेकंड फॉर्मूला हुआ, सेम उसी तरीके से ग्रुप डेटा के लिए भी ये सेम फॉर्मूला है। मतलब यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मूला दिया गया, ये फॉर्मूला ग्रुप डेटा के लिए भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। दिस इज आई इज इक्वल टू 1 to n, ये हो जाएगा एक्स आई इंटू एफ आई होल डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे हो जाएगा एफ आई। ये कभी कभी किसी किसी बुक्स में ये जो समेशन ऑफ एफ आई लिखा है ना, इस समेशन ऑफ एफ आई को किसी बुक में कैपिटल एन से भी डिनोट किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एन है क्या, ये काउंटिंग है कि टोटल कितने, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, सबसे पहले हमने 10 स्टूडेंट्स का एग्जांपल लिया था तो वहाँ पे एन का वैल्यू 10 हो गया। सेकंड एग्जांपल में जब मैंने 1000 स्टूडेंट्स का डेटा लिया तो वहाँ पे एन का वैल्यू 1000 हो गया। सो इस तरीके से वो एन का वैल्यू दिया होता है। तो ये हो गया हमारे पास डिटेल मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला बस यही दोनों है, एक इस तरीके से एक ये वाला, यही फॉर्मूला इस दोनों में सेम है। सो ये हम यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे एंड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आज हम अनग्रुपिंग डेटा के जो दो क्वेश्चन दिए हैं, दो फॉर्मूलेस दिए हैं, उस दोनों फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट हम क्वेश्चन करेंगे एंड ग्रुप डेटा का क्वेश्चन हम सेकेंड लेक्चर में लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पे मैंने कोई डेटा लिख दिया जिसमें हमारे पास वही वैल्यूज़ है, लिस्ट करके लिख दिया मैंने 12, 13, 14, 15, 16, 17, अगेन 15, 12, 13 एंड 15। ये हमारे पास कुछ डेटा है। दिस इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा, जहाँ पे हमने सारे डेटा को एक लिस्ट करके लिख दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है। सो सबसे पहली बात, क्या इसमें फ्रीक्वेंसी दिया है, क्या कुछ काउंटिंग एफ का वैल्यू दिया है, नहीं, तो हम इसमें अनग्रुप डेटा का फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एंड फर्स्ट फॉर्मूला है क्या हमारे पास,
मीन दैट इज एक्स बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। एन को आप कैपिटल एन से लिखिए या स्मॉल एन से लिखिए, दोनों चलेगा। सो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो ये आई इज इक्वल टू 1 to n लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी चलेगा। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n और ये एक्स आई अपॉन एन। अगर किसी को डाउट लग रहा है कि हम ये आई इज इक्वल टू 1 to n, ये आई क्या है, सो दिस इज नथिंग बट एक्स आई मतलब क्या, हमारे पास देखिए ये सारे के सारे जो डेटा है ना ये एक्स की वैल्यूज़ है। सो अब जो फर्स्ट वैल्यू है वो x1 है, जो सेकंड वैल्यू है वो x2 है, ये x3, x4, x5 इस तरीके से ये x10 तक वैल्यू दिया हुआ है। सो यहाँ पे ये जो i है ना, ये i इज नथिंग बट i की वैल्यू 1 to 10 तक वेरी हो रहा है। जब i की वैल्यू 1 होगा सो फर्स्ट वैल्यू रखेंगे, जब i की वैल्यू 2 होगा तो सेकंड वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कितनी है, 10 तक है। काउंटिंग देखना, ये वैल्यू नहीं देखना है, काउंटिंग देखना है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 है तो n का वैल्यू 10 होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज ऑल्सो i इज इक्वल टू 1 to 10 और यहाँ पे एक्स आई होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, 10। तो नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारे नंबर्स का समेशन करना है। तो सारे नंबर्स का समेशन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 16 17 15 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 दिस होल डिवाइडेड बाय 10। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो ऐड डिवाइडेड बाय करेंगे तो ये हो जाएगा 142 डिवाइडेड बाय 10 विच इज नथिंग बट 14.2। सो यहाँ पे आपका आ गया मीन का वैल्यू। सो दिस इज योर फॉर्म अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है तब का है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया होगा। अब फ्रीक्वेंसी दिया है तो उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं और उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। सो फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। अगर मान लीजिए मैंने कोई डेटा लिया और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो इतना याद रखिए कि हमेशा ही वो एक टेबुलेटेड फॉर्म में हमें क्वेश्चन दिया रहेगा। सपोज कर मैंने एक क्वेश्चन लिखा नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पर है और सेकेंड में लिखा है मेंबर्स इन फैमिली। उस अलग अलग फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं, मेंबर्स इन फैमिली। ये मैंने एक डेटा लिख लिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब हम बात करें यहाँ पे तो सपोज कीजिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया, ठीक राइट। अभी हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ फैमिलीज तो ये दे दिया गया है, राइट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना वो समथिंग यहाँ पे लिखा है फाइंड द मीन ऑफ द फैमिलीज। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड द मीन ऑफ द फैमिलीज। तो जब फैमिलीज बोला गया इसका मतलब दिस इज योर वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमारा एक्स है। नंबर इन फैमिलीज मतलब ये हमारे पास काउंटिंग दिया है कि हर एक फैमिली में कितने मेंबर्स है। सो वो हमारे पास ये आ गया एफ का वैल्यू। सो अब इस टाइम पे क्वेश्चन में एफ गिवन है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अनग्रुप डेटा ही है बिकॉज यहाँ पे कहीं ग्रुपिंग नहीं दिया है ना, कहीं ऐसा तो नहीं लिखा ना 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से ग्रुपिंग कहीं नहीं दिया हुआ है। सो हमारे पास दिस इज योर वन टाइप ऑफ अनग्रुप डेटा जिसके अंदर फ्रीक्वेंसीज गिवन है। सो सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, इसमें सेम वही फॉर्मूला यूज़ करना है एक्स बार विच इज़ नथिंग बट मीन। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन एन, राइट। अब इसको सॉल्व करने से पहले ये समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई ये वाला टर्म तो हमारे पास होना चाहिए ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये टर्म फाइंड करेंगे। सो सोल्यूशन में हमारे पास एक और एक्स्ट्रा रो बनाना पड़ेगा एंड इस रो में क्या लिखना पड़ेगा, एक्स आई इंटू एफ आई। सो ये नेक्स्ट हमारे पास एक कॉलम बन जाएगा एक। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है, जस्ट डू मल्टीप्लिकेशन। सो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे दिस इज 2, यहाँ पे 8, 15, 16, 15 एंड यहाँ पे 12। अब एक्स आई इंटू एफ आई आ गया। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। सो फॉर्मूला अगर यूज़ करेंगे तो दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन कैपिटल एन, और यू कैन से दैट समेशन ऑफ एफ आई। सो दिस इज नथिंग बट आई इज इक्वल टू 1 to n। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे 6 डेटा दिया है ना, तो n का वैल्यू यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई, मतलब हमें क्या करना है, ये जो एक्स आई इंटू एफ आई है उस सब का क्या करना है, समेशन करना है। तो उसका समेशन हमारे पास क्या आएगा, अगर आप इसका समेशन करोगे ये सब का तो हमारे पास टोटल आ जाएगा इसका आंसर 68। ये सबको समेशन करना है आपको, तो 68 डिवाइडेड बाय व्हाट इज n,
एन इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई मतलब ये वाला कॉलम। सो यहाँ पे इसका समेशन करना है। सो यहाँ पे ये सारे नंबर्स का अगर आप समेशन कर लोगे सो आप लोग को कुछ वैल्यू मिल जाएगा 20। ना इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.4। सो दिस इज़ योर मीन ऑफ दी फैमिलीज जो आपको एक क्वेश्चन में फाइंड करना था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास मीन का 2 टॉपिक कवर हुआ। अनग्रुप डेटा के लिए 2 जो सेक्शंस मैंने बताए थे, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। सो वहाँ पे हमने दोनों के लिए एक एक क्वेश्चन कर लिया। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं जब ग्रुपिंग किया जाए, जब क्वेश्चन में ग्रुप डेटा दिया जाए तो उस टाइम पे कैसे हम मीन फाइंड करेंगे। सो वो हम लोग वीडियो नेक्स्ट सेक्शन में बनाएंगे एंड वहाँ पे हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिसको भी ये स्टैटिस्टिक है सिलेबस में, प्लीज़ उसको शेयर कीजिए ताकि उनका भी ये चीज़ों से समझ में आ सके एंड उनको भी ये इजी लैंग्वेज में समझेगा तो एटलीस्ट वो भी अपने अपने सिलेबस में स्कोर कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।